अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुब नुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये प्रोग्राम भी आज काफ़ी दिनों की ताख़ीर के साथ पेश हो रहा है। बाकी चीज़ों में ज़ाहिर है वो ऊपर तले हो जाती है, रूटीन भी और शेड्यूलिंग भी। लेकिन टीआई कॉलेज के हवाले से मैंने एक तवील मज़मून का इंतख़ाब किया था और उसमें एक या दो हिस्सों का हिस्सा भी बाकी था, तो फिर मामलात और तरफ निकल गए। अब मैं दोबारा चाहता हूँ कि उसको ख़त्म करूँ और उसके बाद जो मज़हब के नाम पर खून है उसको बजाय प्रोग्राम आईना में एडजस्ट करने के, वो जो किताब है वो कुतुब नुमा में पेश कर दी जाए। और एक तो उस मेहनत की जो उस वक्त हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने फरमाई थी, उसकी बरकत का कुछ हिस्सा हमें भी नसीब हो जाएगा। और दूसरा ये कि किताब से चीज़ें पेश करने में बात ही इतनी है कि लिखे हुए लफ्ज़ की एक अपनी अहमियत है और उसकी एक अपनी ज़िंदगी है, जो बहरहाल बोले हुए की उस तरह से नहीं है। मतलब मीडियम्स में अगर हम बात कर रहे हों तो जो किताब की हैसियत है वो आज तक के तमाम मीडियम्स पर उसूली तौर पर तो फ़ाइक रहेगी और है। आगे इस पे खैर मज़ीद बातचीत होती रहेगी। आज मेरा ख़्याल ये था कि चूँकि हमने मई में वादा किया था कि अब हम उसको शुरू कर देंगे मज़हब के नाम पर खून वाली किताब को, तो फ़िलहाल चूँकि इसमें थोड़ा सा हिस्सा बाकी था तो मेरी कोशिश है कि मैं एक या दो गो में आज इसको मुकम्मल कर दूँ और ऊपर तले इसको पोस्ट करके तो फिर अपना कुतुब नुमा वाला जो स्लॉट है वो ख़ाली रखा जाए उसके लिए, मज़हब के नाम पर खून के लिए। और बाब सुखन साथ साथ जो है उसको भी कोशिश करें, क्योंकि शेर जो है वो नज़्म व नसर यही तो किसी भी ज़ुबान के दो हिस्से होते हैं। तो अगर आप उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ नसर पे इन्हिसार करें और उसी को लेके चल रहे हों तो मतलब तो यही बनेगा कि गोया आप एक टांग पर वो स्टापू खेलने की तरह चल रहे हैं। डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी साहब का वो मज़मून चल रहा था, तो लिखते हैं कि याद नवीसी की एक मुसीबत ये होती है कि लिखते लिखते बातें याद आती चली जाती हैं और जहन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। वापस लौट कर अपनी तालिब इल्मी की तरफ आ रहे हैं। FA FSC के इम्तिहान में हमारे साथ साइंस के बड़े बड़े नाबगे थे। वो तो अपनी FSC में अच्छे नंबर लेकर इंजीनियरिंग या मेडिकल में चले गए और हमारे हरीफ नाबगे जो आर्ट्स के इम्तिहान में शरीक थे वो पीछे रह गए और हम FA के इम्तिहान में अपने कॉलेज में अव्वल रहे और वजीफ़ा पाया। अब हॉस्टल में रहने का मौका मिला, क्यूबिकल नंबर 1 हमारा कमरा था। उस ज़माने में हॉस्टल की खिड़कियों की जालियों पर सब्ज़ रंग किया गया था ताकि धूप की तमाज़त कम रहे। एक रोज़ हम लोग न्याज़ मरहूम के कमरे में बैठे हस्बे मामूल स्टडी के वक्त में गप लगा रहे थे या शायद ताश खेल कर पत्ते समेट कर बैठे थे कि यूँ महसूस हुआ कि कोई साहब बाहर से जाली पर आंखें टिकाए अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो देख नहीं सकते थे कि कौन साहब हैं और किस मकसद से झांका तांकी कर रहे हैं। न्याज ने अपनी जाटों की ज़ुबान में कहा, अरे कौन है भाई, नकलें क्यों मार रहे हो? बाहर से आवाज़ आई, मिर्ज़ा नासिर अहमद, ये प्रिंसिपल थे। अब हमारा वो हाल कि काटो तो लहू नहीं बदन में। मगर हमारे प्रिंसिपल बड़े हौसलामंद प्रिंसिपल थे। मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर वापस चले गए और कॉलेज में उसका कुछ चर्चा ना हुआ कि प्रिंसिपल साहब ने किस कमरे में कितने चोर पकड़े थे। खुदा खुदा करके हम 3rd ईयर में पहुँचे तो यूनियन का इलेक्शन लड़ने का ख्याल आया, क्योंकि सेक्रेटरी 3rd ईयर में से और नायब सदर 4th ईयर में से चुना जाता था। सदर प्रिंसिपल साहब खुद होते थे। खुदा का करना ये हुआ कि यूनियन के किसी इजलास में इंचार्ज यूनियन ने, कि हमारे प्रोफेसर नसीर अहमद ख़ान होते थे उस वक्त इंचार्ज, उन्होंने किसी बात पर नाराज़ होकर यूनियन के किसी ओहदेदार को बरतरफ कर दिया। हम उस ज़माने में नवाए वक्त अखबार के नुमाइंदा हुआ करते थे। हमने ये ख़बर अखबार को भेज दी जो छप गई। अब हमारी शामत आ गई कि कॉलेज की खबर बाहर क्यों छपवाई है। हमने बहुतेरा कहा कि ये कौन सी ऐसी खुफिया खबर थी कि उसका छपना गुनाह होता, मगर नसीर साहब आखिर नसीर साहब थे, किसी सूरत में हमें माफ़ करने पर राज़ी ना हुए।
प्रिंसिपल साहब बड़े मज़े से साहिब यूनियन और मुकर्रर यूनियन का तमाशा देखते रहे ता कि उसी मुकर्रर ने थर्ड ईयर में पहुंचकर सेक्रेटरी के तौर पर इलेक्शन लड़ने का इरादा कर लिया। खूब ज़ोरों की कन्वेंसिंग हुई। ख्याल था कि शायद हम जीत ही जाएंगे, मगर ऐन इलेक्शन से 2 रोज़ कबल एक नोटिस बोर्ड पर आवेज़ा पाया गया कि हमने कॉलेज के एक ख़बर नवाए वक्त में छपवाई थी और ये नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, इसलिए हमें इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाता है। कॉलेज में सुनसनी फैल गई। प्रिंसिपल साहब बाहर थे, उनके वापस आने में कई रोज़ का वक्फा था। इलेक्शन 2 रोज़ बाद होना था और हमारे दोस्त और पुराने साथी मिर्ज़ा अनस अहमद साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी बन गए। वो जो ख्याल था कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, उसकी नौबत ही नहीं आई। प्रिंसिपल साहब वापस तशरीफ़ लाए तो इस सारे हादसा का उन्हें इल्म हुआ। आपने यूनियन के इंचार्ज साहब को और हमें बुलाकर हमारी सुलह सफाई करवा दी। बड़ा मज़ा उस प्यार में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। मिसरा उन्होंने लिखा है और नसर में ऐसे मिसरा चुस्त करते हैं माशाअल्लाह से कि हम जैसे पढ़ने का उसलूब भूल जाएं। बड़ा मज़ा उस प्यार में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। वो सुलह सफाई ऐसी दोस्ती में बदल गई जिसे फिर कोई गुजर नहीं पहुंचा। 4th ईयर में हमारा मुकाबला फिर अनस के साथ हुआ। इस बार मैदान में एक तीसरा उम्मीदवार मुबशर अहमद अख्तर भी था, मियाँ गुलाम मोहम्मद अख्तर का साहबजादा। उसके बारे में तो किसी को गुमान तक न था कि दरी गर्द सवार बाशिद। वो अचानक उम्मीदवार बन गया और उस वक्त तक डटा रहा जब तक इलेक्शन के तकरीरी मुकाबले में नाकाम होकर इलेक्शन के लिए नाअहल करार नहीं दिया गया। उस वक्त उसके हवारियों ने, जिनमें हमारे तकसीम शुदा वोटर भी शामिल थे, हमारे हक़ में बहुत ज़ोर लगाया, मगर वक्त गुजर चुका था। इलेक्शन हुआ और बड़े ज़ोरों का हुआ और हम अपनी रिवायत के मुताबिक हार गए। 1 या 2 वोटों का फ़र्क था। 2-3 बार गिनती हुई कि गिनने में कोई गलती न रह गई हो, मगर नहीं थी। आखिर अनस की कामयाबी का ऐलान हो गया और हम उन्हें मुबारकबाद देने गए। हमने अनस से कहा कि अब ये न समझ बैठिएगा कि हम आपके मुखालिफ हैं, हम आपके सबसे बड़े हिमायती हैं और यूनियन का सबसे ज़्यादा काम करेंगे। चुनांचे हमने उस शिकस्त का बदला यूँ लिया कि उस साल यूनियन की सरगर्मियों में सबसे आगे आगे रहे और बेशुमार मुकाबले यूनियन के लिए जीते। इस इलेक्शन से 1 साल पहले अताउल करीम और इफ्तिखार अहमद शहाब के माबैन हुआ था। इफ्तिखार शहाब चिन्योट का बड़ा ज़हीन लड़का था, अलमनार के अंग्रेज़ी हिस्से का गालबन एडिटर भी था। मुकाबला बड़ा मार्के का था क्योंकि चिन्योट और रब्वा के उम्मीदवारों में ठन गई थी। यहाँ अहमदी या गैर अहमदी का सवाल ना उठाए जाने का सवाल था। प्रिंसिपल साहब बनफ्से नफीस खिलाफ मामूल इस मुकाबले के वक्त हाल में मौजूद थे। जब मालूम हुआ कि इफ्तिखार कामयाब नहीं हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने उसी वक्त एक नया ओहदा कायम किया और इफ्तिखार अहमद शहाब को यूनियन में प्रिंसिपल का नुमाइंदा मुकर्रर किया। प्रोटोकॉल के लिहाज से वो नुमाइंदों में सबसे सीनियर करार दिए गए। अब उसी सुन्नत की पैरवी में प्रिंसिपल साहब ने हमें यूनियन में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया और हम हारने के बावजूद यूनियन की आमला के रुकन रहे। इन तमाम हजीमतों का बदला हमने अपने पुराने यार और हरीफ से यूँ लिया कि BA के इम्तिहान में कॉलेज भर में अव्वल रहे और उनके तमाम हवारी उनके समेत इम्तिहान के मैदान कारज़ार में खेत रहे। कॉलेज में हमारा तालिब इल्मी का दौर इस लिहाज से बड़ा शानदार रहा कि हम तमाम इल्मी व अदबी सरगर्मियों में बड़ी तनदही से हिस्सा लेते रहे। खेलने को बास्केटबॉल भी खेला, फुटबॉल पर भी मशक़ सितम करते रहे, बज़्म उर्दू के ओहदेदार रहे, यूनियन के मुबाहिसों में भी शरीक होते रहे और अपने प्रॉक्टरों से भी छेड़छाड़ जारी रखी। अलमनार की एडिटरी भी 4 साल तक निभाई, मगर बकौल शख्स से अपने परों पर पानी नहीं पड़ने दिया। नेक नामी तो कमाई या नहीं, बदनामी नहीं कमाई, हत्ता कि फ़ेल तक नहीं हुए बल्कि वजीफ़े पाते रहे, पहले कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी से। लेक्चरों में बाकायदगी से ना जाने के बावजूद कभी हमारे लेक्चर कम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए ये हमें नहीं पता। हमने कभी अपनी हाज़िरी नहीं लगवाई। हमारी मौजूदगी का असातिज़ा को वैसे ही अंदाज़ा हो जाता था कि ये फितना क्लास में मौजूद है, इसलिए वो तारुज़ नहीं करते थे। अल्लाह बख्शे मौलाना ग़ुलाम अहमद बद्दोमल्ली वाले बड़े दबंग उस्ताद थे। उनकी निगाह बड़ी दूरबीन थी, कान उससे भी ज़्यादा हसास। एक बार दीनियात की लाजमी हाज़िरी वाली क्लास में हमने एक साथी की जगह यस सर कह दिया। बग़ैर रजिस्टर से नज़र ऊपर उठाए टोक दिया कि रोल नंबर 23, तुम रोल नंबर 55 की जगह क्यों बोल रहे हो।
उन्हें तालिब इल्मों का नाम क्या उनका शजरा नसब तक याद रहता था। शजरा नसब से याद आया कि हज़रत मौलाना अर्जुमंद ख़ान दीनियात के उस्ताद थे। क्लास में हमने कोई शोखी दिखाई तो फरमाने लगे, मियाँ मैं तुम्हारे बाप का भी उस्ताद हूँ, अब अगर तुमने ऐसी हरकत की तो उसके भी कान खींचूँगा, तुम्हारे भी। हमने मज़ीद शोखी की कि हमारे अब्बा के कान खींचने के लिए आपको बहुत ऊंची कुर्सी पर खड़ा होना पड़ेगा। बड़े मज़े से हंसे और फरमाया, बदतमीज़, क्या मैं कुर्सी पर खड़ा नहीं हो सकता? इतना कहकर कुर्सी की तरफ देखा और उसकी नातवानी और अपने तनो तोश का ख्याल करके ख़ुद ही बड़े ज़ोर से हंसे और फरमाया, लाहौल वला कुव्वत, क्या सादा दिल उस्ताद थे, मेहरबान, शफीक और दिल नवाज। उर्दू के उस्ताद प्रोफेसर महबूब आलम खालिद थे। अब माशाअल्लाह अपने मुर्शद के ततब्बो में अंजुमन के सदर हैं और उस ज़माने में सदर के सेक्रेटरी हुए तो अपनी क्लासें हमें दे गए कि लो मियाँ ख़ुद ही पढ़ो और ख़ुद ही पढ़ाओ। इस मश्क सितम ने हमें पढ़ाने का तजुर्बा मुफ्त में मुहैया कर दिया। क्लासें भी छोटी छोटी थीं और वो उर्दू के लाजमी मजमून बन जाने के बाद की क्लासें नहीं थीं कि क्लास न ली, जलसा आम से खिताब कर लिया। मुबारक आबिद साहब जब हमारे उस्ताद थे टीआई कॉलेज में, तो उस वक्त चूँकि मजमून लाजमी था तो वो एफएससी एफए हर तरह से इकट्ठे हो के, तो वो फिर उनकी हमारी जो क्लास थी वो केमिस्ट्री थिएटर में लगती थी और वो हॉल सिनेमा हॉल की तरह भरा ही होता था हमेशा। फरमाते हैं कि क्लास न ली, जलसा आम से खिताब कर लिया। हॉल नहीं था तो केमिस्ट्री थिएटर था, अट भरा हुआ। ये वही केमिस्ट्री थिएटर जिसकी हम बात कर रहे थे। आवाज़ की रसाई के लिए लाउड स्पीकर जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू वाले आलाए मुकब्बरुल सौत और हमारे उस्ताद डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला आलाए करीहुस सौत कहा करते थे। वो बेचारा फ़िज़िक्स का लेबॉर्ट्री असिस्टेंट मोहम्मद अली सर्दियों में ठिठरता कांपता अहमदनगर से सुबह सुबह लाउड स्पीकर लगाने आया करता था और शायद 10 रुपये का ज़ायद अलाउंस पाता था इस बात का। हाल में तो आलम ही और हो गया था, लाउड स्पीकर का होना ना होना बराबर हो गया। हमें वैसे भी पुकार कर बोलने की आदत पड़ गई, मगर सबसे बड़ा काम तो हॉल में इतने जम्मे गफ़ीर को काबू रखने का था। उसके लिए हमने एक खामोश तरीक़ा सरज़नश ईजाद किया था। जहाँ से शोर का शुबा होता उधर उंगली उठाते और शोर करने वाले को इशारा करते और हॉल से बाहर निकाल देते। अब इसमें यहाँ सूली लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह जाने ये सूली है या कुछ और है। कहते हैं वो भी हाल में मौजूद थी, यानी स्टेज पर यूनियन के सदर की ऊंची कुर्सी पड़ी रहती थी। इसी को सूली कह रहे हैं मेरा ख्याल है। जिसको ज़्यादा ज़िच करना या शर्मिंदा करना मकसूद होता, उसे बुलाकर उस कुर्सी पर बिठा देते और वो सारा वक्त लोगों के तीरे निगाह का मरकज़ बना रहता। लड़कों की उससे जान जाती थी। यहाँ कनाडा में अपने एक पुराने टूटी शागिर्द ने पूछ ही लिया कि ये बताएं आप 300-350 लड़कों में से मुजरिम को कैसे पहचान लेते थे, क्योंकि आपका अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता था, हमेशा से ही मुजरिम ही पकड़ा जाता था। यानी उस पूछने वाले ने कहा मैं ही पकड़ा जाता था। हमने कहा मियाँ अब तुमसे क्या पर्दा, हम तो अंदाजे से उस जानिब उंगली उठाकर ज़रा रोब से कहते थे आप, और वो आप ही उठ के खड़ा हो जाता था। अगर कोई खड़ा ना होता तो दोबारा ज़रा ज़्यादा ज़ोर से कहते और वो चुपके से उठ के खड़ा हो जाता। कौन? वही जो असल मुजरिम होता, क्योंकि मुजरिम के दिल में चोर होता है। और उंगली का इशारा जो स्टेज से किया जा रहा हो सीधा मुजरिम के सीने पर लगता था। वो हज़रत कहने लगे हम खामखा आज तक परेशान होते रहे कि उनके पास कौन सा जादू टोना है कि सीधे स्वभाव हम ही को पहचानते हैं। आज हकीकत का पता चला है तो अपनी बेवकूफ़ी पर हैरान हो रहे हैं कि कई लजीज लेक्चर महज इस इशारा उमूमी की बदौलत ज़ाया कर बैठे। कॉलेज में जो मेहमान तशरीफ़ लाते उनमें से दो हमें याद हैं। एक तो कोई रूसी साइंसदान थे जो पाकिस्तान साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कराची आए हुए थे। नसीर खान साहब उन्हें अपने साथ लेवा लाए। अब ये ले आए को लेवा लाए कहा जाता है। मैंने वजाहत इसलिए कर दी कि बाज़ उर्दू लिखने के नसर के असालीब होते हैं जो कभी मतरूक हो जाते हैं, कभी पता ही नहीं होता। तो नसीर खान साहब उन्हें अपने साथ लेवा लाए
केमिस्ट्री थिएटर में ही उनका लेक्चर हुआ। उनके साथ एक मुतरजम भी था, मगर आपने रूसी ज़ुबान ही में खिताब फरमाया। तर्जुमान तर्जुमा करता तो साइंसदान साहब के चेहरे से साफ लगता कि अपने तर्जुमान से बेहतर अंग्रेज़ी समझते हैं, मगर अपनी हुकूमत की जानिब से उन्हें रूसी के सिवा कोई और ज़ुबान बोलने की इजाज़त नहीं थी। दूसरे एक अमेरिकन थे, ये हज़रत मिस्टर फ्लंट के नाम से मशहूर थे और लाहौर में अमरीकी कौंसलेट के रुकन थे। उनका मौजू था डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। आजकल अमेरिका के पेट में जैसे जमहूरियत का मरोड़ उठा हुआ है, उस वक्त भी था, मगर उसकी शिद्दत इतनी नहीं थी। उस लेक्चर के मेज़बान पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी वाले थे। मिस्टर फ्लंट ने अपनी तकरीर की इब्तदा इब्राहम लिंकन के इस मकूला से शुरू की कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। जब सवाल जवाब का मौका आया तो साहिब सदर ने सिर्फ इतना फरमाया, एनी क्वेश्चंस? और हम खड़े हो गए। हमने सवाल किया कि जनाबे वाला, क्या सदर लिंकन ने इस मकूला के हिज्जे भी बयान फरमाए थे? फ्लंट साहब चकराए, कहने लगे, मैं आपका सवाल नहीं समझा। हमने वजाहत की, जनाब हमारा ख्याल है उनकी मुराद ये होगी कि डेमोक्रेसी इज़ अ FARM फार्म ऑफ गवर्नमेंट, OFF ऑफ द पीपल, BUY बाई द पीपल, FAR फॉर द पीपल। हमने वजाहत के लिए एक एक हिज्जा अलहदा अलहदा करके बताया। ऑफ अलहदा FFF के साथ, फार अलहदा O की बजाय अलिफ के साथ, और बाई अलहदा U के साथ। सारा थिएटर हंसी से गूंजने लगा। फ्लंट साहब इसम ब मुसम्मा साबित हुए, यानी चंगारियाँ छोड़ने लगे, और साहिब सदर हमें सरजनश फरमाने की कोशिश में अंग्रेज़ी के तमाम लफ्ज़ भूल गए, उर्दू में फरमाने लगे, बैठ जाएं, और हम बैठ गए। अब मेरा ख्याल है कि मैं एक गो में करने की बजाय ये तकरीबन 188 सफ़े हैं और 78 तक हम आ गए हैं। अब मैं यहाँ मेरा ख्याल है कि इसको ख़त्म करूँ और अगला हिस्सा जो है वो दूसरे प्रोग्राम में, क्योंकि एक गो में पढ़ना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आपके लिए सुनना होगा। तो इंशाल्लाह अगला इसका हिस्सा भी कंसेक्टिवली मैं साथ ही पेश कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि ये ऊपर नीचे अपलोड होके आप तक ये पहुँचे, और अगले एक दिन या 2 दिन में सुबह शाम करके या दोनों दिन बाकी प्रोग्राम्स के साथ दरमियान में इसको एडजस्ट करके, तो हमारी कोशिश है कि ये हिस्सा ख़त्म हो तो हम फिर इस फर्स्ट वीक से, जो मई के फर्स्ट वीक में हमने कहा हुआ था, तो हम इन अल्लाह के फ़ज़ल से वो मज़हब के नाम पर खून वाली किताब का इब्तिदा कर देंगे। उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो उसमें मुज़य्यन हवाला जात के साथ दोनों तरफ की पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करके, और मौलाना मौदूदी साहब की तहरीरात को बिल्कुल साथ साथ हवाला जात के साथ पेश करके बताया गया है कि यहाँ से हमारे डाउनफॉल की इब्तिदा हुई थी। ये वो इक़्तिदार का शौक़ था जो जिसका पालन करते हुए और जिसकी पैरवी करते हुए वो ये भूल बैठे कि जब अपने शौक़ के परसूट्स में आप सच्चाई का खून करते हैं तो वो मज़हब का नहीं, पूरी सोसाइटी का खून हो जाता है। फ़ी अमान अल्लाह, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।